मॉर्निंग। बी टैक्स पे आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका घर किराए पर लगा हो तो कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आपके मन में उमड़ रहे सारे सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। बस कुछ चंद मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज हम लोग बात करते हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की। अगर आपने अपना घर रेंट पर लगाया हुआ है तो जो रेंट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी तीन तरह के होते हैं। एक जो एक्चुअली में लेट आउट होता है, तो रेंट पे लगाया हुआ होता है। दूसरा प्रॉपर्टी वो होता है, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, कि दो घर आप एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। बट दो के अलावा भी तीसरा घर हो जो आपके किराए पे नहीं लगा हुआ हो, किराए पे नहीं लगाना, किसी कारण से आप नहीं लगाना चाहते हो, तो उसको डिपार्टमेंट डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानती है। और उसका वो जो डीम्ड टू बी लेट आउट रेंट होता है वो टैक्सेबल होता है। और तीसरा तरह का घर होता है कि वही घर जिसमें आप रह रहे हैं उसका कोई भाग, कोई हिस्सा आपने किराए पे लगाया हुआ हो। अब हम लोग टैक्सेबल वैल्यू, जिसे इनकम टैक्स में ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं, उसके कैलकुलेशन और टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। पूरे साल का रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। इसमें ये बातें कंसीडर करने की होती है कि एक्चुअल रेंट जो आपको रिसीव हो रहा है, जो अगर मार्केट से बहुत कम है तो डिपार्टमेंट मार्केट रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें मार्केट में जो रेंट चल रहा हो वो रेंट डिपार्टमेंट एज ए एनुअल वैल्यू मानेगी, या आप खुद उसको मान लें। दूसरा, अगर स्टैंडर्ड रेंट के एरिया में आता है तो स्टैंडर्ड रेंट या एक्चुअल मार्केट रेंट जो ज़्यादा हो उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। अगर अपने घर का कोई हिस्सा आपने किराए पे लगाया हुआ हो तो जो एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे। अब हम लोग इसके ग्रॉस एनुअल वैल्यू से कुछ डिडक्शंस अवेलेबल हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स, जो भी हाउस टैक्स जो भी जहाँ बोलते हो, उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू बनता है। इसमें म्यूनिसिपल टैक्स या हाउस टैक्स में ये ध्यान रखना है कि ये ड्यू बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलता है। जिस साल में आपने पे किया है उसी साल में आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा। अगर 2-3 साल का लगा, एक ही साल में आपने पे किया है तो जिस साल में आपने पे किया है उस साल में मिलेगा, पहले सालों में नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है। दूसरा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 24A में अवेलेबल होता है, वो 30% होता है। 30% का स्टैंडर्ड जो नेट एनुअल वैल्यू हुआ उसका 30% आपको एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। वो सबको मिलता है। इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा, जब मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कोई एनुअल वैल्यू होता ही नहीं है, एनुअल वैल्यू नील होता है। तो जब एनुअल वैल्यू नील होता है तो उसका 30% जीरो ही होगा। अब तीसरा है कि इंटरेस्ट, अगर उस घर को खरीदने के लिए कोई आपने लोन लिया हुआ है तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिलेगा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी मिलता था। बट मैंने बताया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख की लिमिट होती है, यहाँ वो लिमिट नहीं है। यहाँ पे जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा आपको डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। इवन आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस भी आ सकता है, वो लॉस आप दूसरे इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा है कि चौथा है कि वैकेंट पीरियड अगर है, कोई घर किराए पे नहीं लगा हुआ बीच में 1-2 महीना खाली हो, तो उसका भी डिडक्शन अवेलेबल है। एक ऐसा भी कर सकते हैं कि एनुअल वैल्यू आजकल जो एक्चुअल रेंट रिसीव में ले रहे हैं, तो अगर 10 महीना लगा हुआ है तो 10 महीने का ही रेंट लेंगे, तो ये वैकेंट पीरियड ऑलरेडी कवर हो जाएगा। इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑनरशिप, अगर रेंट दोनों ही ऑनर, जनरली जो होता है दोनों ही ऑनर को आधा आधा, जिस रेशियो में वो ऑनरशिप है 50-50 है, तो आधा आधा रेंट टैक्सेबल होता है दोनों ही ऑनर में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों ऑनर्स जो हैं वो घर खरीदने के लिए पैसा लगाया हुआ हो। अगर एक ही ऑनर ने पैसा लगाया है या लोन लिया है और एक ही ऑनर उसको रीपे कर रहा है, तो उस केस में रेंट की टैक्सेबिलिटी उसी ऑनर को होगा जिसका पैसा लगा हुआ हो।
जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो इंटरेस्ट पे करने के लिए। बाकी क्वेश्चन आंसर जो हम लोगों ने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए किया था, ये यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि पर्सनल लोन लिया हुआ घर खरीदने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट अलाउेबल होगा या नहीं। जॉइंट ओनरशिप के लिए बताया ही मैंने, तो ये सारे यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपने इसमें मेरा पहले वाला सेशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख ले, ताकि ये वीडियो भी समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सारे एस्पेक्ट्स को आप लोगों को बताऊं। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस्टेक से रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा करने का प्रेरणा मिलता है, तो इसलिए आप कमेंट करते रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि मैं आपके दोस्तों से भी रूबरू हो सकूं। आप इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉ और जीएसटी के अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज B&B टैक्स पे भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।